नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात सशक्त युवा विकसित भारत की करेंगे, क्योंकि मुद्दा रोजगार का है और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं का भी। इन पहलुओं का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान किया भी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत गुरुवार को करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने भारत में 40 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट किए हैं। मुद्दा रोजगार का है, इसलिए हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उन्हें समझना भी जरूरी है। लेकिन खास मेहमानों से चर्चा करूं मैं, इसके विभिन्न पहलुओं को समझूं, उससे पहले आइए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये राष्ट्रीय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप के जरिए, मेक इन इंडिया के जरिए देश में रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजनाओं को लगातार शुरुआत कर रहे हैं अपनी सरकार के जरिए। तमाम स्तर पर उनका संचालन भी हो रहा है, अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन रोजगार को लेकर कई सवाल भी उठते हैं, और ये सवाल कोई पहली बार नहीं उठ रहे हैं। लगभग हर सरकार के कार्यकाल में रोजगार को लेकर सवाल उठते हैं, नौकरी को लेकर सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है, ये मुद्दा हर किसी से जुड़ा है, बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सचिव शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे क्लिंस्टा के सीईओ और संस्थापक पुनीत गुप्ता जी से। पुनीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। पुनीत जी ने अपने स्टार्टअप के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे राजीव रंजन झा जी से। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी जो आर्थिक जगत की पत्रकारिता है उस पर खास पैनी नज़र रखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देश में रोजगार की स्थिति, जो सवाल उठते हैं, उसका क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है। पीएचडी सीसीआई के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा जी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था में जो बदलाव की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या उसका लाभ आम आदमी तक रोजगार के रूप में पहुंच रहा है। एसपी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत शंकर अग्रवाल जी मैं आपसे करूंगा। सरकार का रोजगार अभियान, बड़ी संख्या में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर मुहैया करा रही है, सीधे सीधे नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं रोजगार मेला के जरिए।
रोजगार के इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर तमाम सवाल उठते रहते हैं, कई पहलू उभर के सामने आते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जीने का अवसर अगर देना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उसको कोई अच्छा मीनिंगफुल रोज़गार दिया जाए। आप कुछ भी कोशिश कर लें, कोई सब्सिडी दे दें, लेकिन जब तक किसी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिलता है और वो भी मीनिंगफुल रोज़गार, तब तक वो व्यक्ति और उसका परिवार सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ नहीं जी सकता है। इसलिए रोज़गार की महत्व सर्वाधिक है। जी, अगर हम किसी को रोज़गार देते हैं तो अगले करीब 40 साल तक वो एक प्रोडक्टिव काम में लगता है, अपने परिवार का संचालन करता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है और जो नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है, उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में कार्य करता है। इसलिए किसी भी सोसाइटी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए और शांति और हैप्पीनेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जी, एक मीनिंगफुल, डिग्निफाइड जी, बिल्कुल 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 शंकर अग्रवाल जी। और जी, रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है, जाहिर सी बात है। रोजगार मिलता है तो उसको लेकर भी सवाल उठता है, रोजगार नहीं मिलता है तो उसको लेकर भी सवाल होता है, क्योंकि मुद्दा हर किसी से जुड़ा है। राजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को। हर सरकार में रोजगार का मुद्दा अहम रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री सीधे सीधे रोजगार मेले के जरिए रोजगार के सीधे सीधे नियुक्ति पत्र, नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, राज्यों में भी ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? क्या अर्थव्यवस्था का असर साफ दिखाई दे रहा है, जमीन पर उतर रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है? देखिए, अक्टूबर से ये रोज़गार मेलों का सिलसिला शुरू हुआ है और इन सब के माध्यम से लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां, ध्यान दीजिए, सरकारी नौकरियां जी देने का एक लक्ष्य सामने रखा गया है। और इस सरकार की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे लक्ष्य जो रखे जाते हैं वो आमतौर पे पूरे हो जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि अगर कहा गया है कि 10 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी इन रोज़गार मेलों के माध्यम से, तो वास्तव में 10 लाख नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे और मुझे लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तक ये 10 लाख का आंकड़ा शायद पूरा हो जाए, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी जब अक्टूबर में, तो उस समय भी लगभग इसी तरह से 75,000 के आसपास प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटे थे। तमाम अलग अलग मंत्रियों की ओर से भी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं अलग अलग समारोहों में। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश में हुआ, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया आज के अपने संबोधन में। और प्रधानमंत्री ने आज लगभग 71,000 के आसपास जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये दरअसल इस आलोचना का जवाब है कि मोदी सरकार जब आई सत्ता में 2014 में, 2019 में, एक प्रमुख मुद्दा 2014 में ये था, एक वादा ये था कि 2 करोड़ रोज़गार साल में दिए जाएंगे जी। तो उस रोज़गार को विरोधियों ने, विपक्षियों ने कहा कि ये सरकारी नौकरी है, मतलब कहीं एक घालमेल पैदा करने की कोशिश की गई। और इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने ताज़ा तंज किया है कि जिन लोगों को रोज़गार और नौकरी का फ़र्क नहीं पता वो आलोचना करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चुनावी वादा था वो रोज़गार का था, लेकिन साथ में कहीं पर ये आलोचना भी बैठ रही थी कि सरकार की ओर से नौकरियाँ नहीं दी जा रही हैं। तो उन आलोचनाओं का जवाब देने की एक कोशिश भी है। और साथ में चूँकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यवधान रहे हैं जिनके चलते शायद सरकार में वो स्थितियां नहीं बन पा रही हों कि बड़े स्तर पर नियुक्तियां शुरू की जाएं। अब जाकर के बहुत सारी चीज़ों से हम उभरे हैं, तो उसका एक नतीजा भी हो सकता है कि अब सरकार कंफर्टेबल महसूस कर रही है नियुक्तियां करने में, नई नौकरियां बांटने में। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कहीं पर एक राजनीतिक पहलू भी इसका ज़रूर है और इसका एक आर्थिक पहलू भी ज़रूर है। जी पुनीत जी, जो मुद्दा रोजगार का है या नौकरियों की बात हम करें, जाहिर सी बात है रोजगार और नौकरी का जब सवाल आता है तो उसको देखने के जो चश्मे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। विपक्ष इस दृष्टि को दूसरी नज़र से देखता है। सरकार के सामने अपनी योजनाएं होती हैं, उस योजनाओं के जरिए एक युवा को नौकरी मिले, उसके रोजगार के अवसर बढ़ें,
यह कोशिश सरकार करती है। लेकिन रोजगार और नौकरी का मुद्दा मेरे ख्याल आजादी के बाद से ही, अगर 75 सालों की मैं बात करूं, हर सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार किसी की भी रही हो, राज्यों में भी यह मुद्दा हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। क्योंकि देश में पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? मनोज जी, मेरा इसमें ये कहना है कि आई थिंक मैंने अपनी पहली जो नौकरी थी वो 10,000 रुपये से स्टार्ट करी थी। जो मेरे जैसे लोग हैं जो एक हम्बल फैमिली से आते हैं, जहाँ पर शायद ये क्लैरिटी है कि हाँ आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद रोज़गार लेना है, मुझे लगता है कि इस सरकार के रहते, बिकॉज़ आई थिंक मैंने एक जर्नी तय की है 10,000 रुपये से 200 करोड़ तक की, और इस जर्नी में मैंने देखा कि आज मैं शायद यहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जिसके लिए सरकार ने इसकी प्लानिंग नहीं की है। अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ दूँ इस बात को, तो सबसे पहला है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास आइडिया है तो हम क्या करें। तो जैसे कि रोज़गार में लोग चाहते हैं कि उसको 20,000 50,000 मंथली कुछ सिक्योरिटी मिल जाए ताकि वो उस आइडिया के ऊपर काम कर सके। तो आज के देश में, आज भारत देश में आपके पास अगर सिर्फ आइडिया है, कॉन्सेप्ट से आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए सरकार के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें आप उससे फंड ले सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट आइडिया बन जाए, उसके बाद प्रोटोटाइप रेडी है, उसके बाद प्रोटोटाइप से आप उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। कमर्शलाइज से उसको करने के बाद उसको मार्केट में उतारना है, नेशनली उतारना है, इंटरनेशनली उतारना है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम रही हैं। जैसे बायरेक करके हम आईआईटी दिल्ली में हमने अपना स्टार्ट किया, तो आईआईटी दिल्ली में हमने बायरेक में हमें पैसा मिला प्रोडक्ट बनाने के लिए। फिर यूएस एड गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में हमें उसे कमर्शलाइज किया इंडिया में। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक उभरते सितारे प्रोग्राम जिसमें हमें सिलेक्ट किया गया कि अब आप देश से बाहर भी बेचिए। तो मुझे लगता है कि आज के देश में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अनअवेलेबल नहीं है। अगर किसी को रोज़गार बढ़ाना है, स्केल करना है, तो सारे सुविधाएं अवेलेबल हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने 1000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और हम इसको ऊपर जारी रहेगा हमारा। जी राजीव जी, अगर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं। बात रोजगार और नौकरी की आती है। लोग नौकरी को ही जीवन अपना पूरा मान लेते हैं, और छोटा मोटा अगर कोई आदमी काम धंधा करता है तो शायद उसको इतनी तवज्जो, वो मानसिकता की बात मैं समझना चाहता हूं आपसे। जिस तरह प्रधानमंत्री जी भी इशारा करते हैं कि रोजगार और नौकरी का क्या अंतर है, पहले उस पर चर्चा हम कर लें तो आगे और बढ़ता हूं। देखिए, जब स्टार्टअप पुनीत जी जैसे लोग शुरू करते हैं तो वो चीज़ वो नहीं है जिसको आप स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में आप देखते हैं, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर एक खोमचा लगा के बैठे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया कि पकौड़े तलना भी एक रोज़गार ही है, क्यों नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ उस बात से कि बिल्कुल वो भी एक सम्मानजनक तरीका ही है, वो भी एक डिग्निफाइड तरीका ही है आजीविका कमाने का। उसमें जब तक हम श्रम को, उसके हर रूप को सम्मान नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज जो है वो बहुत सारी विसंगतियों से भरा हुआ रहेगा। वो एक सामाजिक बहस अलग है, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको रोज़गार के हर स्वरूप को सम्मान देना पड़ेगा। तो एक तरफ अगर स्ट्रीट वेंडर का काम करके कोई अपनी आजीविका कमाता है तो उसको कहीं भी हेय दृष्टि से, छोटी दृष्टि से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई बार ये भी संभव है कि सड़क पर जो व्यक्ति समोसे बेच रहा है ठेला लगा करके, वो किसी एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ कर के दिन भर कंप्यूटर के सामने कोई अगर टेलीकॉलिंग कर रहा है या कोई अगर अकाउंटिंग कर रहा है और उसे शायद 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है महीने की, उससे कहीं ज़्यादा शायद वो सड़क के किनारे जो है ठेले लगा करके समोसे बेचने वाला या मोमो बेचने वाला या पकौड़े तलने वाला ही जो है व्यक्ति, वो शायद उससे दोगुना कमा रहा हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो एक वो चीज़ है। दूसरे, स्टार्टअप कल्चर पिछले 9-10 वर्षों में जो कुछ हुआ है उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ जिसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इस देश में बना है। जो चीज़ पहले सोची नहीं जा सकती थी, हम लोग सिलिकॉन वैली की बातें करते थे, सिर्फ ये सोचते थे कि अच्छा वहाँ ऐसा हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं होता। अब वो चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने
पुनीत जी से पूछा कि क्या सिलिकॉन वैली में जिस तरह से एकदम हाईटेक स्टार्टअप होते हैं, जो ऐसी दुनिया में काम करते हैं कि हमारे मतलब सड़क चलते आप उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है, क्या उस तरह के हाईटेक स्टार्टअप यहाँ भी हो रहे हैं? तो पुनीत जी ने बताया कि हाँ हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ भी आपके सामने बहुत सारे मिनी सिलिकॉन वैलीज हैं। बेंगलोर को तो हम सिलिकॉन वैलीज कहते ही रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर एसपी शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी शर्मा जी, प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात और कही कि टेक्नोलॉजी की बात हम करें या डिफेंस की बात की जाए या कृषि क्षेत्र की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात की जाए, रोजगार के, स्वरोजगार के वो अवसर इस समय जो उपलब्ध हो रहे हैं, कुछ समय पहले तक उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। आप इस पहलू को कैसे देखते हैं? क्या बदलाव हुआ है ऐसा जिसकी तरफ प्रधानमंत्री लगातार इशारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मेरे को। जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लोगों का एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि मेरे को नौकरी ही करनी है, और नौकरी में भी एक साइकोलॉजिकल मेरे को सरकारी नौकरी ही करनी है, या फिर मेरे को कोई प्राइवेट नौकरी ही मिल जाए तो मैं वो करूंगा। तो वो उस जो साइकोलॉजी में है उसमें बहुत चेंज आई है पीछे 5-6 वर्षों में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है और जिसके लिए मेरे पास डेटा सपोर्ट भी है। जी। तो अगर हम पीछे के कुछ वर्षों की ही बात करें, 2017-18 से आगे बढ़े, तो 2017-18 में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था वो 52% था इकोनॉमी में, और जो रेगुलर वेज सैलरी था वो 23% था, और जो कैजुअल लेबर था वो 25% था। और अगर हम देखें 2017-18 के बाद, अगर हम जो 4 साल में ही जो चेंज आया है, जो 2020-21 तक का अपने पास डेटा अवेलेबल है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ रुझान है वो ज्यादा बढ़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है 56% हो गया है, और जिसमें कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो है 21% पे आ गया है, और कैजुअल लेबर है 23%। मतलब कैजुअल लेबर में कमी आई है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा इंक्रीज हुई है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर रहे थे कि स्टार्टअप्स को सरकार ने बहुत ही प्रोत्साहित किया है। फिर उसके बाद आपने मैं ये बताना चाहूंगा कि एक मुद्रा योजना ने काफी ज्यादा जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया है। मुद्रा योजना एक बहुत ही बड़ा वरदान सिद्ध हुई है लोगों के लिए, जो जिनके पास कुछ करने की चेष्टा थी लेकिन वो कुछ पैसे की कमी के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना से लोगों को भरपूर लाभ हुआ है। और जो जिसके लिए फंडिंग ज्यादा चाहिए, जैसे स्टार्टअप्स हैं, तो उसका हमने पहले चर्चा की है कि भारत स्टार्टअप्स में एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट है। ये तो हम बात करते हैं कि इंडिया इज ए ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोसिस्टम, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। जो लेटेस्ट डेटा आया है आईएमएफ का एक दिन पहले, उसके अनुसार भी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 6% के आसपास है, जो कि सभी डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा है, और अगले वर्ष के लिए भी उतना उससे भी ज्यादा अंकित किया गया है। मतलब हम एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन एक फास्टेस्ट जो इनोवेटिव इकोनॉमी, जिसमें स्टार्टअप्स की जो तवज्जो है, जो ग्रोथ है, उससे पता चलता है कि हम एक इनोवेशन सिस्टम में भी बहुत आगे हैं। और तीसरे नंबर पे जो डेटा हमें दर्शा रहा है, जो हमारे पास एक एविडेंस है कि चेंज क्या हुई है, अल्टीमेटली जो नंबर्स हैं वो क्या बताते हैं, तो नंबर्स बहुत ही पॉजिटिव फिगर दे रहे हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था अर्थव्यवस्था में 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स 2017-18 में, अभी बढ़ के वो 56% हो गया है। 4 परसेंटेज पॉइंट का फर्क इतनी बड़े पॉपुलेशन में बहुत बड़ी चीज है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो 2017-18 में जब सरकार की रिफॉर्म्स होते होते 3-4 वर्ष हो चुके थे, उस टाइम से रोजगार, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगातार गिर रहा था, जो गिर के 2017-18 में 6% पर आ गया था। जी। 18-19 में ये 6.25 हो गया, और 19-20 में ये 4.5 पर आ चुका था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड ने हिट किया, तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थोड़ी सी वापस बिगड़ी और थोड़ी ड्विंडल की, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं था जो कि जो कि इंसुलेटेड है, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी। लेकिन उसके बाद अभी हमने जो रिकवर किया है, जो हमारा एक लेटेस्ट डेटा जो बताता है, जो हमारा अभी इकोनॉमिक सर्वे जो बता रहा है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि 2018-19 में जो मैंने पहले मेंशन किया कि 5.6%, 5.8% जो था,
वो गिर के 20-21 में 4.2 4.2 पे आ चुका है। मायने हम प्री कोविड लेवल से भी ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। तो ये सभी योजनाएं जो सरकार ने घोषित की हैं, जो सरकार ने जिनको ग्राउंड लेवल पे, एक तो होता है योजना को घोषित करना, एक होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे अभी सरकार अनाउंस करती है कि जी हम जी इतने लोगों को रोजगार देंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद वो जो एम्प्लॉयमेंट के जो सर्टिफिकेट्स हैं खुद दिए, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने में जो सरकार की प्रैक्टिकल अप्रोच है जी जिसमें कुछ डिले ना बिल्कुल हो, तो बिल्कुल उसके मद्देनजर ही सरकार हमारा जो आगे रुझान है जी बढ़ा। जी एसपी शर्मा जी, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहल भी कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। इसके लिए रोजगार अभियान में खुद भागीदारी करते हैं, लोगों को नियुक्ति पत्र भी खुद सौंप रहे हैं। लेकिन शंकर अग्रवाल जी, मेरा मुद्दा यह है कि बात जब भी रोजगार की आती है तो उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं, नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, और एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील भी रहता है। मजे की बात यह है कि हर सरकार में यह मुद्दा उठता है, हर राजनीतिक दल के सामने यह मुद्दा खड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाया जाता है क्योंकि मुद्दा आम आदमी से जुड़ा है। हर आदमी को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। शंकर अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले 7-8 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है इस सरकार का, जिसमें सरकार ने रोजगार के अवसर मुहैया कराने की बात कही है, नौकरी मुहैया कराने की बात कही है, आप कैसे बदलाव देखते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश में रोजगार के अवसर पैदा हो, वो चाहे डिफेंस के जरिए, डिफेंस सेक्टर में बदलाव के जरिए हो या कृषि क्षेत्र में बदलाव के जरिए हो, सरकार ने कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है। आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? किस तरह से नीतिगत बदलाव हुआ है देश में? सबसे पहली बात तो ये जी हुआ कि अगर आपको नौकरियां हर स्तर पर क्रिएट करनी, सृजित करनी है, तो ओनली वे, केवल एक ही तरीका है, वो है मैन्युफैक्चरिंग को, कि हम अपने यहाँ पर चीजों को बनाएं। जी इसीलिए जब मेक इन इंडिया एक स्कीम चालू की गई, एक प्रोग्राम चालू किया गया, तो बहुत सारे मुद्दे उसके साथ जुड़े थे और बहुत सारे डाउट्स भी थे। फिर उसी के बाद, क्योंकि क्या होगा, मेक इन इंडिया तो किया, मान लीजिए किसी ने कोई प्रोडक्शन किया और उसकी अगर मार्केटिंग नहीं है तो बहुत दिन तक सस्टेनेबल नहीं होगा। तो सोचा गया क्या किया जाए, तो फिर सरकार ने सोचा कि हम आत्मनिर्भर, मतलब ये कि हम कोशिश करें कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसका अधिक से अधिक सामान हम देश में जो उत्पादित सामान है उसी से पूरा करें। जी अगर हम बाहर से भी ले सकते हैं, चाइना से ले सकते हैं, हो सकता है थोड़ा सस्ता भी मिल जाए, लेकिन अगर हम जोर देंगे आत्मनिर्भरता की हो, तो अधिकतर सामान हम लोग जो देश में ही उत्पादित है उसी को यूज करेंगे। और उसके बाद क्या किया गया, तो पहले हमने कहा मेक इन इंडिया, फिर हमने कहा आत्मनिर्भर, और फिर हमने कहा कि आत्मनिर्भर किस क्षेत्र में हम उनको आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो जैसे अभी आपने कहा, डिफेंस एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं खुद डिफेंस में स्पेशल सेक्रेटरी था, हमारा करीब करीब सारा सामान बाहर से ही आता था, जी और उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों के कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे, एक फर्स्ट क्लास ट्रेंड है जो लगातार बढ़ रहा है और उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी है, कि हमारे डिफेंस का बहुत सारा सामान हम देश में ही उत्पादित कर रहे हैं। इसी तरह का आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एयर हो, और चाहे वो शिपिंग हो, और इससे संबंधित जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, टेलीकॉम हुआ, कनेक्टिविटी का है, जो सीएससीज का है, इन सब से हम लोग बाग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश में उत्पादित सामान का उपयोग करें। उसे एक तरफ तो हमारा अर्थव्यवस्था इंप्रूव होती है, दूसरी तरफ हम हर स्तर पर, क्योंकि इट विल अल्टीमेटली गिव बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग इज द ओनली, मैन्युफैक्चरिंग ही केवल ऐसा है जो हर स्तर पर नौकरी क्रिएट करता है। हर स्तर का मतलब ये हुआ, जो छोटे शहर में भी कर सकता है, जी मध्यम श्रेणी के शहर में भी कर सकता है, बड़े शहरों में भी कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जो सर्विस सेक्टर है जिसमें काफी ग्रोथ है, चाहे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, और इस तरह के जो काम है, वो सारे के सारे बड़े शहरों में ही कन्फाइंड होते हैं। तो बेचारे उन लोगों को जो छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मध्यम श्रेणी के शहरों में रहते हैं, उनमें उनको नौकरी नहीं मिल पाती। पहली चीज तो ये, मोर और सर्विस का भी अल्टीमेटली देयर इज अ लिमिट, कि जहां तक आप सर्विस को ग्रोथ दे सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पे धीरे धीरे जो ट्रेंड आ रहा है, और आत्मनिर्भरता की वजह से
हम लोग बाग ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं विच आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, उससे एक बहुत बड़ा इम्पेटस मिला और साथ ही साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं एंड इट बिकम द विशियस साइकिल। आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे तो क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होगा तो वी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। अगर हम लगातार ऐसी चीजें उत्पादित करें जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जी। इसलिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया। दूसरी बात आपने कहा स्टार्टअप, मैं खुद आईटी में अगेन एडिशनल सेक्रेटरी था एंड मेरी एजुकेशन भी आईटी की है। मैं बता दूं कि अगेन स्टार्टअप इज अ वंडरफुल एरिया, लेकिन ये स्टार्टअप का जो क्षेत्र है ये बहुत एक छोटे सीमित दायरे तक ही सीमित है। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि गांव में छोटे शहरों में लिटरेट इलिटरेट लोगों को हम जॉब दे सके, वो मुश्किल है। इसी जी। के साथ एक और जो असली जो मुद्दा है वो है स्किल डेवलपमेंट का। हम जी। कुछ भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक हम स्किल्स और अच्छी क्वालिटी अच्छी गुणवत्ता की स्किल्स को हम इम्पार्ट नहीं करेंगे, उनको नहीं देंगे, तो हम जो भी बात करें, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर देश के बारे में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, चाहे स्टार्टअप के बारे में हो, अब इवन इन स्टार्टअप इन आईटी सेक्टर द क्वालिटी ऑफ पीपल विच वी वांट मेनी टाइम्स सच स्किल्स आर जस्ट नॉट अवेलेबल। जी। हमको जी, पूरा शंकर अग्रवाल मेहनत जी। करनी है और जी। सरकार ने इसके ऊपर बड़ा जोरदार कदम उठाए हैं। जी, बिल्कुल। और कौशल अगर आप विकास को देखेंगे, लेके जब भी सरकार हम का शुरू में ही जी। 2014-15 में ही जी, कौशल विकास को लेकर सरकार का खासा जोर रहा है कि देश में कौशल विकास के जरिए जो लोग हैं उनको स्वरोजगार की दृष्टि से अच्छा अवसर प्रदान किया जाए। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करूं, जिसे 8 वर्ष पूरे किए हैं हाल ही में, इन 8 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी के 23 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसमें से 70% जो लोन है, जो ऋण है, वो महिलाओं को मिला है। सरकार चाहती है महिलाएं जो हैं, जो स्त्री शक्ति है, वो भी किसी तरह से आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसको भी रोजगार के बेहतर अवसर मिले। लेकिन तमाम पहलू हैं, क्योंकि बात इस स्टार्टअप की है और स्टार्टअप ने इस देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन किया है। रोजगार की बात हो या नौकरियों की बात हो, खासा एक बड़ा परिवर्तन इसलिए नजर आता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो स्टार्टअप के जरिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 40 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलने की बात कही जा रही है। वो आंकड़े सामने उभर के आते हैं। कैसे ये बदलाव हो रहा है, पुनीत जी से समझेंगे। लेकिन फिलहाल समय एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए तब तक संसद टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। और मुद्दा आपका में आज हम बात कर रहे हैं रोजगार की, बात कर रहे हैं सशक्त युवा विकसित भारत की, बात कर रहे हैं कैसे देश में रोजगार नौकरियों की दृष्टि से एक परिवर्तन उभर के सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 71,000 से अधिक युवाओं को नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। अपने में एक बड़ा बदलाव किस तरह से हो रहा है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार का मुद्दा हर आम और खास से जुड़ा है। लेकिन फिलहाल आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और क्या कुछ कहा। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है, उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। एक समय था जब भारत टेक्नोलॉजी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच के साथ काम करता था, बस रिएक्ट करना।
2014 के बाद से भारत ने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जी ने इस बात पे जोर दिया कि देश की अर्थव्यवस्था में अगर गति देखने को मिल रही है और जिसको दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज हैं, जो वित्तीय एजेंसीज हैं, जो इस बात पे निगाह रखती हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है, किस हाल में है, उसकी दशा क्या है, क्या गति है, उसका आकलन करती हैं। उन्होंने भी ये माना है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति रहने वाली है आने वाले वर्षों में, वो इसी प्रकार तेज गति से आगे बढ़ेगी और दुनिया की जो तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसमें भारत का योगदान एक महत्वपूर्ण है। और इसमें अप्रोच की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की, सोच की जो बात की, जो सोच में बदलाव आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पुनीत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं स्टार्टअप की बात, क्योंकि स्टार्टअप का मुद्दा जिसने एक बड़ा बदलाव देश में किया है, जो आंकड़े सामने हैं, जो ये बताता है, आज स्टार्टअप के जरिए जो कहानी बताई जाती है कि 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आपने भी नौकरी से शुरुआत की अपने कैरियर की, लेकिन आपने स्टार्टअप का रास्ता चुना, क्यों और कैसे, और कैसी रही ये सफर, कैसा है ये इस सफर की जो कहानी है वो क्या है? तो मनोज जी, ऑफ कोर्स ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं नौकरी करता था तो आई थिंक मेरे दिमाग में बस यही था कि अगर मुझे कुछ करना भी है तो मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। आई थिंक ये मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज भारत देश में आप किसी भी युवा से बात करोगे जो नौकरी की तलाश में चाहे वो चाहता है कि आगे कुछ बढ़ना चाहता है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसे चाहिए। आई थिंक शंकर जी ने बोला हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए, मुझे भी लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए। और ऐसा शायद डिफेंस में ऑफसेट्स के प्रोग्राम है कि अगर आप कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसका 30% सामान आपको इंडिया में बनाना है, जिससे रोजगार डेफिनेटली बढ़ेगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आज आप देश से बाहर चले जाएं, मतलब 2014 के बाद डेफिनेटली मैंने तो बहुत बदलाव देखे हैं। आई थिंक नहीं तो मैंने शुरुआत के 8 साल मैंने भी जॉब की है, बट एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, जॉब छोड़ के अगर हमें अपना काम करना है तो उसके लिए जो सरकार ने हमें रास्ते दिखाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के युवा के लिए। जिसमें कि अगर मैं उसको इस तरीके से कंपेयर करता हूँ, आप यूरोप में चले जाएं, बाहर चाइना चले जाएं, तो उधर मैं जब गया आज से 10 साल पहले, मैंने देखा कि एक फैक्ट्री जितना बड़ा स्पेस है जहाँ पर मशीनें, इक्विपमेंट खरीदे गए हैं और वहाँ पर वो रखे हैं, जिससे वहाँ का युवा सिर्फ आता है, उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, उसे सिर्फ सामान बनाना है और उसको आगे कमर्शलाइज करना है। तो जब मैंने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करी तो मेरे सामने भी यही सबसे बड़ा सवाल था और चैलेंज था कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैं IIT दिल्ली गया तो मुझे समझ में आया कि एक अगर आपके पास कोई आइडिया भी है आज के देश में, जहाँ पर हम मुद्रा योजना की बात करते हैं, आई थिंक उसके बाद एक हमारा स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, उसमें मुद्रा योजना में आपको 1 लाख रुपया बिना गारंटी के मिलता है, उसके बाद 10 लाख रुपया, उसके बाद 25 लाख रुपए, उसके बाद 50 लाख रुपए, उसके बाद 1 करोड़ रुपया, उसके बाद 10 करोड़ रुपया। तो ये जो 2 लाख रुपए से 10 करोड़ का जर्नी है, ये तो सरकार ने आपको मुहैया कराया ही है। तो मुझे लगता है कि अगर आज के देश में अगर आज युवा किसी को कुछ आइडिया है तो हमारे देश में सारी सुविधाएं हैं, उसको सिर्फ उस आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए उसको एक अलग तरीके का फंड मिल जाएगा, जब उसका प्रोटोटाइप बन जाएगा उसे कमर्शलाइज करने के लिए एक अलग तरीके का फंड मिल जाएगा। अगर उसके IT का काम है तो उसके लिए IT का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगर उसे मैकेनिकल का काम है तो उसे मैकेनिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एक स्टेप हैं बिजनेस को, साइकिल को पूरा करने के लिए, हमारे देश में वो सारी सुविधाएं हैं इस समय, और ये इससे बेहतर कोई समय नहीं हो सकता कि आप अपना अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी बाहर के VC पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आपको ये सारी सुविधाएं यहीं पर अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ एक रास्ता ढूंढना है और उसके स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और आपको
0 से लेके 100 तक के सारे स्टेप्स वहाँ पर मिल जाएंगे। जी राजीव जी, जो पुनीत जी की जो सफ़र रहा है स्टार्टअप के जरिए, शुरू में नौकरी की इन्होंने, कैरियर के बाद अपने नौकरी से अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन कुछ साल नौकरी की, लेकिन अभी स्टार्टअप के जरिए अपना कारोबार करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पे जो चर्चा होती है, अच्छी बात है, लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, अच्छी नौकरी मिले, इसकी सोच रखनी भी चाहिए और उसकी उम्मीद करनी भी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा देश है जहाँ हर साल कितने नौजवान पढ़ लिख कर बाहर निकलते हैं, तो शायद नौकरी सबको मिल पाए वो संभव नहीं होता, लेकिन स्वरोजगार के जरिए हम खुद भी रोजगार पाते हैं और दूसरों को भी नौकरी के अवसर प्रदान कर सकते हैं। स्टार्टअप के जरिए कितना बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है? देखिए, एक बड़ा आंकड़ा तो खुद आपने ही दोहराया है, जी। जो प्रधानमंत्री ने भी बताया है कि स्टार्टअप के जरिए 40 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। तो जब इतनी बड़ी संख्या हमारे सामने है तो ये अपने आप में दिखाती है ये संख्या कि स्टार्टअप अब सिर्फ संकल्पना नहीं है, सोच विचार नहीं है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, कुछ इस तरफ जाना चाहिए। अब वास्तव में उस तरफ इकोसिस्टम बन चुका है जहाँ पर चीज़ें डिलीवर हो रही है, लोग काम कर रहे हैं, जिनके ज़रिए नए वेंचर्स खड़े हो रहे हैं और वो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब आप स्वरोजगार की बात करते हैं तो स्वरोजगार का ये मतलब नहीं है कि वो या तो स्ट्रीट वेंडर ही होगा या तो वो पकौड़े तलने वाला ही होगा या स्वरोजगार में सिर्फ स्टार्टअप वाला ही होगा। ये स्वरोजगार एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें हर तरह के लोग आपके पास मिलेंगे। स्वरोजगार में कोई एक सर्विस सेक्टर का कोई वेंचर शुरू भी कर सकता है, वो भी एक स्वरोजगार हो सकता है। अभी मुझे एक उदाहरण ध्यान में आता है कि बिहार में एक व्यक्ति ने एक नई टैक्सी सर्विस शुरू कर दी और वो ऐसा व्यक्ति था जो मतलब इन पुनीत जी की तरह से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं, उसने कोई बहुत ऐसी पढ़ाई नहीं की है, वो खुद एक ड्राइवर और उसने अपनी एक आज की तारीख में कैब सर्विस बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित बना ली है। वो भी एक स्टार्टअप है और आप उसे क्या मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे? नहीं, वो एक सर्विस सेक्टर का स्टार्टअप है। तो स्वरोजगार और स्टार्टअप ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप किसी एक खांचे में बांध करके नहीं रख सकते। इनका एक भरा पूरा स्पेक्ट्रम है और मुझे लगता है कि उस स्पेक्ट्रम में हर तरह की ज़रूरत है, हर तरह के आइडियाज़ हैं, हर तरह की ज़रूरतें हैं, उन सब पे काम करने की ज़रूरत है और उन सबको सरकार की ओर से जो सपोर्ट मिलना चाहिए कुछ हद तक मिल रहा है। आगे भी सरकार को और देखना होगा कि क्या क्या हो सकता है। जी डॉक्टर एसपी शर्मा जी, अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, उसकी गति दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी है, तीव्र गति से आगे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हमारी देश में स्टार्टअप के जरिए लोगों को नौकरी मिल रही है, रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से दावा किया जाता है, सरकार की तरफ से बात कही जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हुआ है, खासतौर से सड़क निर्माण की बात की जाए या रेलवे में जो बदलाव देखने को मिला है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, या डिफेंस की बात हुई, कृषि क्षेत्र की बात की जाए, तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बदलाव हो रहा है, क्या एक वजह वो भी है कि देश में नौकरी रोजगार की दृष्टि से एक बदलाव हो रहा है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बैकबोन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम आगे ग्रो नहीं कर सकते और सरकार ने इसको कई वर्ष पहले आज से लगभग 8-10 साल पहले इसको अच्छे से एनालाइज करके परख लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बिना भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से नहीं बढ़ सकती और सस्टेनेबल ग्रोथ जो है सस्टेनेबल नहीं रह सकती। तो सरकार ने उसके दौरान काफी अनाउंसमेंट्स की और अभी 3-4 साल पहले जो एनआईपी है, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, जिसके जरिए सरकार ने 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में की जाएंगी 5 वर्षों में, उनका एक लक्ष्य रखा है जिसके तहत बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारे जीडीपी नंबर्स हैं, जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उसमें ज्यादातर जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट कैपेक्स है। गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बहुत भरपूर है। उसी की वजह से हम ज्यादातर जो कोविड से जो ऐसी जो स्लो डाउन उत्पन्न हुई उसको हम बड़े अच्छे से टैकल कर पाए और अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज विजिबल है कि सरकार का जो फोकस है, सरकार की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो हमें एक बहुत अच्छी गति दे रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने भी बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी भी अनाउंस कर रहे थे कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कि
दूसरे देशों से भिन्न होके बहुत अच्छे से बिहेव कर रही है। जैसे अगर हम देखें कि कोरोना के बाद ही, जब कोरोना पूरे विश्व में फैला है, तो लगभग कोई 179 इकोनॉमीज माइनस ग्रो की थी, मतलब नेगेटिव में ग्रो की। उसके अगले वर्ष में 54 इकोनॉमीज माइनस में ग्रो कर रही थी। उसके अगले वर्ष 75 की। इस वर्ष जो ऐसी इकोनॉमीज है 94, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं जो प्री कोविड लेवल का। मान लीजिए 2019 से तुलना करें हम लोग अपनी ग्रोथ रेट की, तो अभी भी 94 इकोनॉमीज जो है वो प्री कोविड लेवल से नीचे जो है वो ग्रो कर रही है। और कुछ लगभग कोई 28 इकोनॉमीज तो ऐसी हैं जो भी रिकवरी नहीं हुई अपने जो प्री कोविड लेवल थे, तो जो 2019 का लेवल था। लेकिन भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो 2020 के बाद, जो एक झटके में एक बार एक क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ था, उसके अगले ही क्वार्टर में हम रिकवर कर गए थे। लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली भारत की अर्थव्यवस्था पॉजिटिवली 2019 के जो लेवल थे उसके ऊपर ग्रो कर रही है। और टॉप 10 इकोनॉमीज में भारत और जापान ही ऐसी इकोनॉमीज है जो लगातार 3 साल से, जो 2021, 22, 23 तीनों साल में 2019 के लेवल पे ऊपर ग्रो की हैं। अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज 2019 के लेवल के नीचे पे ग्रो की हैं काफी ज्यादा। तो एक अर्थव्यवस्था जो कि डिफरेंट है, जिसके डिफरेंट मायने हैं, जिसके डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, ग्रोथ इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसका जो पैमाना है आगे ग्रो करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक मेजर ड्राइवर है, जिसके ऊपर सरकार ने बहुत अच्छे से फोकस किया है। और आने वाले टाइम में जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कि जिस तरीके से अब सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के, विद इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लीन एनर्जी के ऊपर, जो भी सरकार ग्रीन टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का एक जो चलन हुआ है, जिसके ऊपर सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी अनाउंस कर दिया है, तो उसके तहत सर जो हमारी गति है, जो ग्रो करने की गति है, उसको और ज्यादा आगे स्ट्रेंथ मिलेगी और हम अच्छे से और ग्रो कर पाएंगे। जो ग्रीन कंटेंट है हमारे जीडीपी में एसपी और शर्मा जी, इंक्रीज होगा। एसपी शर्मा जी, तो मैं कुल आपसे एक मिला बात, के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जी डेवलपमेंट है वो एसपी शर्मा जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूं। ये ठीक है कि देश में रोजगार के अवसर बड़े हैं, जो स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर बात मैं छोटे शहरों की करूं, मझौले शहरों की जाए, गांव की जाए, तो उसमें रोजगार की स्थिति क्या है? क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा भी आता है, उस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। और उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, उसी की वजह से हमें आगे सपोर्ट मिली है। चाहे वो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी देखें, तो रूरल सेगमेंट्स में बहुत सारा, जैसे आपने ही मेंशन किया कि जो 70% मुद्रा लोन है वो स्त्रियों को दिए गए हैं, तो उसका उसका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो सरकार का फोकस, खास करके जो जिसको जो महिलाओं ने ज्यादा उसको वेल किया, तो एक बहुत अच्छी जी, एक सेंध है बिल्कुल कि कह हमारे सकते आने हैं वाले मुद्रा टाइम में योजना ने भी एक एक अच्छा महत्वपूर्ण हम भूमिका आगे निभाई है स्वरोजगार की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से। मुद्रा योजना ने, वो चाहे बड़े शहरों की बात हो, छोटे शहरों की बात हो, गांव की बात हो या कस्बे की बात हो, मैं समझ गया आपकी बात को। लेकिन शंकर अग्रवाल जी, एक बात और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही कि नौकरी मिल जाने के बाद नया सीखने की, नया जानने का जो स्वभाव है उसे बनाए रखिए, क्योंकि ये जो सीखने का स्वभाव होता है, जो सीखने की कोशिश होती है, वो बड़ा बदलाव लाती है जीवन में। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उल्लेख किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जी, ये मेरा सवाल शंकर अग्रवाल जी आपसे है। जो फोकस किया है वो कहा स्किलिंग पे। जी, स्किलिंग का मतलब है कि हम अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाएं, और बेहतर बनाने का मतलब चाहे वो शिक्षा हो और चाहे वो स्किल्स, और बहुत सारे, क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हैं या इवन छोटे शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, और एक नया माध्यम आ गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल्स को प्राप्त कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज और सबसे बड़ा कारण क्या था? कनेक्टिविटी। हर छोटे से छोटे, मैं छोटे से इस समय गांव में बैठा हूँ, उत्तराखंड के बहुत छोटे गांव में, जी, लेकिन आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी अवेलेबल है।
तो अगर कनेक्टिविटी अवेलेबल है तो हम ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज में भाग ले सकते हैं और अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको आईटी क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि अभी पुनीत जी ने बताया, वी आर सपोज टू बी द वर्ल्ड लीडर इन आईटी। और पहले शुरू में हम लोग आईटी में काम करते थे, वो छोटे छोटे से ओनली वैल्यू एडिशन, बहुत छोटा वैल्यू एडिशन होता था और बॉडी शॉपिंग करते थे। अभी जैसे पुनीत जी ने एक स्टार्टअप चालू किया एंड ही इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 1000 पीपल। ये सारी चीजें क्या है कि तभी होंगी जब लगातार अपने स्किल्स को आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। उन्होंने कहा एक आइडिया था, आइडिया पे उन्होंने काम किया और गवर्नमेंट का इस समय इकोसिस्टम ऐसा है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। बढ़ना आपको ही है, वो केवल उंगली पकड़ने का काम करते हैं। एंड आई एम श्योर अगर हम लगातार ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपने स्किल को इम्प्रूव करें और अगर आवश्यकता होती है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लगातार हम बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और देर आफ्टर जो इवन मैं आपको बता दूं, लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी, लाइक इवन एयरक्राफ्ट को चलाना, अब बहुत सारे सिमुलेटर्स आते हैं और जो घर में बैठ के आप उन सिमुलेटर्स पे काम कर सकते हो, धीरे धीरे दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर धीरे धीरे हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी और इम्प्रूव कर जाएगी, कनेक्टिविटी मीन्स आईटी की एंड जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, एंड लगातार लोगों में उत्साह और एक प्रेरणा होगी कि हमें ज़्यादा दक्ष होना है, ज़्यादा अच्छा एडुकेट होना है, ज़्यादा अच्छा स्किल होना है, डेफिनेटली दिस कंट्री विल डू वंडर, देयर इज नो डाउट। जी हाँ, बिल्कुल पुनीत जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि बात जब हम रोजगार की करते हैं, नौकरियों की करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक शब्द बेरोजगारी का भी इस देश की राजनीति में बहुत सुना जाता है। लेकिन ये मुद्दा मैं किसी राजनीति के नज़रिए से ना देखना चाहता हूँ, ना इस पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि रोजगार का, नौकरी का जो मुद्दा है वो आम आदमी की रोजी रोटी से, उसके जीवन से जुड़ा है। जाहिर सी बात है अपने देश की जो आबादी है वो चुनौती है एक बड़ी बड़ी। लोग पढ़ते लिखते हैं, हर कोई अच्छी नौकरी चाहता है, लेकिन सरकार सबको नौकरी दे सके ये भी संभव नहीं होता है। हर सरकार की कोशिश होती है, हर सरकार ने कोशिश अपने स्तर पे की भी होगी और करती भी है। मेरा सवाल आपसे एक आम आदमी की दृष्टि से है कि एक आदमी अगर बदलाव चाहता है अपने जीवन में, तो क्या सिर्फ नौकरी ही एक माध्यम है या और कौन सा माध्यम हो सकता है? और आज ऐसी कौन सी, जिस आइडिया की बात आप करते हैं कि अगर किसी के पास आइडिया है तो क्या वो अपने जीवन को बदल सकता है? कैसे बदल सकता है? कितना बदल सकता है? मनोज जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इनफैक्ट आपके सवाल 2-3 मैं ब्रेक करूं तो पहले मैं, बट इससे इस सवाल का मैं जवाब दूं इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपका इससे पहला प्रश्न था कि नौकरी मिल जाने के बाद क्या जिस आदमी को नौकरी मिल जाती है उसके बाद क्या होता है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा टीवी के माध्यम से कि जो जिज्ञासा है इतने संसद टीवी के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से जो जिज्ञासा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने तेज़ी से जो देश में बदलाव आ रहे हैं कि अगर जो हम कॉम्प्रिहेंड करते हैं उससे पहले ही वो बदलाव आ जाता है, तो मुझे लगता है कि अगर ये जिज्ञासा रहेगी तो मुझे लगता है नौकरी पाने के बाद भी वो बहुत आगे बढ़ सकता है। रही बात आपके दूसरे सवाल की कि सिर्फ नौकरी ही एक माध्यम है, मुझे लगता है नहीं। जहाँ पर हम अपनी आबादी को चुनौती समझते हैं, वहीं चाइना जैसे देश में हमने देखा, उन्होंने उसको एक अपना पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट किया। और आई थिंक हर छोटे छोटे ग्रुप, ज़रूरी नहीं है आपको एक $1 बिलियन कंपनी ही बनाना है। मुझे लगता है कि आप जॉब सीकर ना रह के अगर आप जॉब प्रोवाइडर हों, भले ही आप 20 लोगों को या 50 लोगों को ही नौकरी देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक काम हो सकता है जिससे देश में बदलाव आ सकता है। जी राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, यहाँ पर जब अब पुनीत जी कह रहे हैं कि आप जॉब सीकर ना बनकर के जॉब प्रोवाइडर बन जाएं, तो इसमें एक बात समझने वाली बात है कि जॉब प्रोवाइडर हर कोई नहीं बन सकता है। अगर पुनीत जी जैसे लोग अगर 1000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं तो 1000 लोग ऐसे होने चाहिए जो रोज़गार चाह रहे हों। तो जॉब सीकर्स की भी ज़रूरत होती है, जॉब प्रोवाइडर्स की भी ज़रूरत होती है। कोई भी इक्विलिब्रियम मतलब इकोसिस्टम जो है वो सिर्फ एक ही तरह के लोगों से नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे लोग जॉब प्रोवाइडर बन जाएंगे तो फिर उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए काम कौन करेगा फिर? जी बिल्कुल। एक सवाल, एक मुद्दा ये भी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा एसपी शर्मा जी, चलते चलते मैं आपसे समझना चाहता हूं कि
क्योंकि टेक्नोलॉजी के जरिए एक बड़ा बदलाव देश दुनिया में देखने को मिल रहा है। टेक्नोलॉजी आज कैसे भूमिका रोजगार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार सरकार का फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए चीज़ों को बदलने का है, आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने का है। जी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कोई खराब ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि रोजगार कम हो, बल्कि इससे रोजगार ज्यादा पैदा होता है। अगर सही मायने में हम बात करें कि जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उसकी देखरेख करने के लिए, उसको आगे अपडेट करने के लिए भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। अब मैं अपना कंप्यूटर चलाता हूँ, लैपटॉप चलाता हूँ, तो मेरे को 5 बार जरूरत पड़ती है कि इसको कैसे करना है, इसमें ये चीज अपडेट करिए। तो मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ। तो जैसे कंप्यूटर जैसे आया, जब कंप्यूटर की डेवलपमेंट हुई है तब बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक की थी कि इससे रोजगार कम हो जाएगा। आज आप इसको हटा के देखिए तो लोग स्ट्राइक पे उतर आएंगे कि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। जी। तो एक व्यवस्था जो है वो कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होती। जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, उससे रोजगार के संसाधन मल्टीप्लाई होंगे, कम नहीं होंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्किल्ड लोग ही थोड़ा करते हैं, उसमें अनस्किल्ड की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जैसे सामान को इधर से उधर उठा के रखना, उसकी भी जरूरत पड़ती है, जिसके पास कोई स्किल नहीं होता। तो हरेक टेक्नोलॉजी में, हरेक व्यवस्था में, हरेक डेवलपमेंट में हरेक प्रकार के लोगों की जरूरत होती है और उससे रोजगार पैदा होता है। बस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो निरंतर रहनी चाहिए और भरपूर रहनी चाहिए। और उसमें जितनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी, जितनी इनोवेशन होगी, उतना ही ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट आके उतना ही ज्यादा रोजगार पैदा होगा। जाहिर सी बात है, एक बदलाव टेक्नोलॉजी के जरिए भी देश में देखने को मिल रहा है और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, चाहे मेक इन इंडिया योजना हो या आत्मनिर्भर भारत की योजना हो या तमाम दूसरी योजना के जरिए, चाहे मुद्रा योजना की मैं बात करूं या इस प्रकार की जो दूसरी योजना है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार मिले, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों और रोजगार के अवसर मिले, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आप चारों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।